20 मार्च 1995 टोक्यो की सुबह। मॉर्निंग रश आवर का टाइम। लाखों लोगों को अपने काम में जाना था। कुछ को ऑफिस जाना था, कुछ को स्कूल जाना था, कुछ को नॉर्मल ज़िंदगी जीनी थी। 5 लोग अलग अलग सबवे ट्रेन में बैठते हैं, हाथ में एक प्लास्टिक का बैग लिए, और सबकी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है। वो था सिटी का सेंटर। सब एक सिग्नल पर एक साथ वो प्लास्टिक के बैग को फ्लोर पर रखते हैं और अम्ब्रेला की नोक से उसको पंचर करते हैं और ट्रेन से निकल जाते हैं। उस बैग से एक लिक्विड पूरी ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वेपर बनना शुरू हो जाती है। अगले 2 स्टेशन के अंदर पैसेंजर बेहोश होने लगते हैं, लोगों की आंखें बंद होने लगती है, मसल काम करना बंद करने लग जाते हैं, लोग प्लेटफॉर्म में गिरने पड़ते हैं। उस दिन 13 लोगों की डेथ हो जाती है और 6000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड रहते हैं। ये कोई वॉर जोन नहीं था, ये बस एक नॉर्मल ट्यूसडे था टोक्यो में, सबवे में। और वो लिक्विड जिसने ये सब किया वो था सैरिन, एक केमिकल वेपन। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के उस डार्क साइड की जो टेक्स्ट बुक में कभी नहीं बताते। केमिकल वेपन्स, पूरी कहानी शुरू से आज तक। सब शुरू होता है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट से, नाम था फ्रिज हेबर। जर्मनी का रहने वाला था। हेबर वो साइंटिस्ट था जिसने लिटरली दुनिया को बचाया था और फिर उसी दुनिया को तबाह करने की कोशिश की थी। एक ही बंदा, एक ही ज़िंदगी, पहले अच्छा काम फिर बुरा काम। हेबर ने 1909 में एक प्रोसेस डेवलप की जिसका नाम था हेबर बोश प्रोसेस, जिसमें उसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना सिखाया था। इसका मतलब फर्टिलाइज़र बनाना, क्रॉप्स, फूड, इन चीज़ों के बिना, इन फर्टिलाइज़र के बिना अर्थ में मैक्सिमम 4 बिलियन लोग ही खाना खा सकते थे। आज दुनिया की 50% पॉपुलेशन सिर्फ वो डिस्कवरी की वजह से जिंदा है, जिसके लिए 1918 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में। लेकिन बीच में एक और चीज़ भी हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि शुरू हुआ था 1914 में। ट्रेंचर्स का वॉर था। सोल्जर ज़मीन में गड्ढे खोद के बैठे रहते थे। कन्वेंशनल वेपर काम नहीं कर रहे थे, लोग कुछ नहीं कर पाए। फ्रेंच हेबर के पास एक आइडिया आया कि अगर कोई गैस हैवी होती है एयर से तो वो गैस ट्रेंच में घुस सकती है और सोल्जर को एस्केप करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जर्मन हाई कमांड ने इस बात पर हामी भर दी और उसे कहा कि ऐसी गैस को ढूंढो जो ये काम कर सकती है। 22 अप्रैल 1915 येब्रेन, बेल्जियम। हेबर खुद फ्रंट लाइन पर था, वीक से वेट कर रहा था, सिर्फ एक चीज़ का, सही डायरेक्शन की हवा। जब नॉर्थ वेस्ट से विंड चलनी चालू हुई, 5730 सिलेंडर्स को ज़मीन पर रखा गया, 4 मील तक स्ट्रेच किए, 170 मेट्रिक टन क्लोरीन गैस रिलीज करी गई। पेल ग्रीन क्लाउड बने जो सब एलिट ट्रेंचेस की तरफ बढ़ रहे थे। सोल्जर ने पहले तो सोचा कोई स्मोक स्क्रीन है, लेकिन फिर स्मेल आई, पाइनएप्पल और पेपर की कोई मिक्स स्मेल, कुछ अनयूजुअल था। फिर आंखें जलने लगी, गला बंद होने लगा, लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया। 1100 से ज़्यादा लोग मर गए और 7000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। दुनिया ने पहली बार केमिकल वेपन का एक यूज़ इतने लार्ज स्केल में किया था। हेबर जब वापस बर्लिन आया, उसका स्वागत हीरो की तरह किया गया। वर्ल्ड वॉर 1 में क्लोरीन के बाद फॉस्जीन आया। फॉस्जीन वर्ल्ड वॉर 1 में एक ऐसा केमिकल वेपन था जिसकी वजह से 85% डेथ हुई। 1-2 दिन बाद लंग्स फ्लूइड में भर जाती थी, स्लो अनोइजेशन, सफोकेशन। फिर आई मस्टर्ड गैस, किंग ऑफ बैटल गैसेज जिसे कहा। ये इंस्टेंटली नहीं मारती थी, स्किन पे ब्लिस्टर बनता था, आंखें बंद कर देता था। अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। सबसे पहला जो इस्तेमाल हुआ वो हुआ हलबाजा, इराक। साल था 1988। इराक ईरान युद्ध का आखिरी फेज। कुर्दिस्तान रीजन 16 मार्च 1988 की सुबह इराकी वॉरप्लेन ने हलबाजा शहर के ऊपर रॉकेट्स गिरे। फिर अचानक से टैक्टिक चेंज हो चुकी। एयरक्राफ्ट ने उसके बाद केमिकल वेपन गिराना शुरू किया, जैसे मस्टर्ड गैस, सैरिन, VX। उस दिन कुछ ही मिनट में 3500 से लेके 5000, फिर 7000, फिर 10,000 ऐसी मौतें होना शुरू हो चुकी। ये गैस हैवी होती है हवा से, जिसकी वजह से ये बंकर्स में इजीली घुस जाती है। जो लोग अंडरग्राउंड छुपे थे वहाँ तक ही आसानी से पहुँचती है और अंडरग्राउंड छुपे हुए लोग आसानी से इसके चपेट में आए। शहर में बाद में जाने वाले रिपोर्टर्स ने लिखा कि हलबाजा फ्रोजन लग रहा है, एक गहरी नींद में जैसे जा चुका है, कोई हलचल नहीं। सद्दाम हुसैन का कजिन
अल हसन अल मजिद, जिसे केमिकल अली कमांडर था, ऑपरेशन के बाद में एग्जीक्यूट किया गया। दूसरा इंसिडेंस टोक्यो की सबवे 1995। ये जो हमने इस कहानी के शुरू में ही सुना, जिसमें 20 मार्च 1995 को सैरिन नर्व गैस टोक्यो के सबवे में रिलीज़ किया गया, जिसमें 12 लोगों की डेथ हुई और 5000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। प्रिपरेटर्स अनु शिनकोरो एक जापान बेस्ड रिलीजन्स कल्ट था जिसका लीड साको असारा करता था। ये पहली बार था जब एक नॉन स्टेट एक्टर, एक टेररिस्ट ग्रुप ने केमिकल वेपन को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया था सिविलियन पॉपुलेशन में। इसका मैसेज पूरी दुनिया के लिए था कि ये वेपन सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है। साको असारा और कल्ट के मेंबर्स को 2018 में एग्जीक्यूट किया गया जापान में। तीसरा किस्सा है सीरिया गहोटा 2013। 21 अगस्त 2013 डमेस्कस के पास गहोटा डिस्ट्रिक्ट में इराकी वॉरप्लेन्स ने आर्तलीस मस्टर्ड गैस और सैरिन से गहोटा में अटैक किया। हज़ारों लोग मारे गए, कई लोग इंजर्ड हुए। सीरिया में CWC साइन किया। सिर्फ अक्टूबर 2013 में अटैक के बाद प्रेशर आ गया। फिर भी अप्रैल 2021 में OPCW ने सीरिया के राइट्स के प्रिविलेजेस सस्पेंड कर दिए, क्योंकि वो प्रूफ किया कि सीरिया ने CWC साइन करने के बाद केमिकल वेपन यूज़ करे। सबसे डार्क ट्रूथ ये है कि कन्वेंशन साइन करना, एक्चुअली फॉलो करना दोनों अलग अलग है। 1993 में केमिकल वेपन कन्वेंशन है, जिसे CWC के नाम से जाना जाता है। ये ट्रीटी केमिकल वेपन के यूज और डेवलपमेंट, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफ़र, एक्यूशन सब बैन करती है और एग्जिस्टिंग स्टॉक फाइल्स डिस्ट्रॉय करने की रिक्वायरमेंट है। जनवरी 1993 में साइन होने से पहले 2 दिन में ही 130 स्टेट ने साइन किया। अप्रैल 1997 में फोर्स में आया। आज 184 स्टेट पार्टीज़ ने OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन इम्प्लीशन करता है और 2013 में OPCW को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अच्छा लग रहा है, वेट करो। इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान ने साइन अभी तक नहीं किया है। इजराइल और म्यांमार ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। और जो साइन कर चुके हैं सीरिया, उसे दिखाया गया कि साइन करने कोई गारंटी की चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता है। OPCW के पास आर्मी नहीं है, UN के पास इन्फोर्समेंट नहीं है, मैकेनिज्म लिमिटेड है। जियोपॉलिटिक्स आते हैं, रशिया उन्हें सीरिया पे प्रोसेस किया सिक्योरिटी काउंसिल में। एक ट्रीटी तब तक काम करती है जब तक उसे सब फॉलो करना चाहते हैं। जब कोई नहीं चाहता तो सिर्फ एक कागज़ का पन्ना रह जाता है। फ्रिज हैबर, जो कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करके वर्ल्ड वॉर 1 में कई लोगों को मारा गया था, वो एक ज्यूस था। 1933 में जब हिटलर पावर में आया तो नाजी जर्मनी ने ज्यूस साइंटिस्ट को निकालने को कहा। हैबर को भी निकाला गया, वो जो जर्मनी के लिए सब कुछ कर चुका था। केमिकल वॉरफेयर प्रोग्राम को लीड किया था, यूज़ भी किया था। 1934 में हार्ट फेलियर से मरा, एग्जाइल में स्विट्ज़रलैंड में रह रहा था। और वो ज़ाइक्लिन बी पेस्टिसाइड जो हैबर के इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था, बाद में नाजी कंसंट्रेशन कैंप में यूज़ किया। हैबर के खुद के फैमिली मेंबर उसी गैस चैम्बर में मारे गए जिसकी केमिस्ट्री हैबर ने खुद दी थी। केमिस्ट्री सिर्फ एक टूल है, यूज़ करने वाला डिसाइड करता है कि वो टूल क्या बनाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।